नमस्कार दोस्तों, आपका साइंस मेंटोर में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा लक्ष्य था कि पूरी साइंस को आसान भाषा में समझाना और पूरी अच्छी तरीके से कवर करना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो यह वीडियो यूज़फुल होने वाला है। बायोलॉजी की चल रहा है अभी, उसकी प्लेलिस्ट बनी, जाके देख सकते हैं। इसमें हम विद डायग्राम के सब चीज़ों को समझेंगे। आप ये वीडियो देख लेंगे, तो आपका सेल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप एक एक बार तसल्ली से बायोलॉजी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी है। ये समझ लो आपका बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्ज़ाम में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेल। इसमें मैं सारे टॉपिक बताऊँगा। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आता है सेल क्या है? तो सेल जीवधारियों की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल तथा आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक इकाई है। यानी कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा आनुवंशिक इकाई है। प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जो प्रत्येक जीव होता है, एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि बैक्टीरिया होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे ह्यूमन वगैरह होते हैं, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? अब हम थोड़ी-सी परिभाषा, इसकी डेफिनिशन देखते हैं सेल्स की। तो कोशिका जीव की सबसे छोटी जीवित इकाई है, जो सभी जीवन क्रियाएँ करने में सक्षम होती हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है? सेल्स से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये सेल्स का डायग्राम इस टाइप का होता है, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कोशिका की खोज किसने की थी, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले टुकड़े में मृत कोशिकाएं देखी और बाद में सेल शब्द दिया। इतनी बात सब समझ गए होंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले कोशिका की खोज किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। जो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, जो कि कॉर्क में देखी गई थी। ठीक है? अब आता है 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिकाएँ देखी। इतनी बात समझ गई होंगी। तो जीवित कोशिका का श्रेय किसे कहा जाता है? मतलब खोज की श्रेय किसे जाता है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को 1674 में। उसके बाद है 1831 में आती है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। उसके बाद है 1838 में मैथियस स्लाइडन ने बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। जो सभी पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होती हैं। जी किसने बताया? ये मैथियस स्लाइडन ने बताया। उसके बाद 1839 में सियोडोर स्वान ने बताया कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। जो जंतु होते हैं यानी एनिमल होते हैं, वो कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद 1855 में रोडोल्फ बिर्खो ने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब अर्थात नई कोशिका केवल पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो मतलब जो नई कोशिकाएं होती हैं, जो पुरानी कोशिकाओं से डेवलप होकर ही बनती हैं। ठीक है? तो ये रॉबर्ट ब्राउन हो गए, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो गए। तो रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज जिसने की थी, तो मैथियास स्लाइडन, ठीक है? सियोडोर स्वान, ठीक है? और ये रेडियो बिरखो, ये एआई जनरेटेड है वैसे ही, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका का सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दी थी? आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वीडियो आपको वॉच करना है, तसल्ली से देखना है। अगर आपके अंदर तसल्ली नहीं है तो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं आप। जिसको एग्जाम निकालना होगा पूरा पूरा वीडियो देखेगा, अच्छी सी चीज़ों को समझेगा, क्योंकि सारी चीज़ें कवर की गई हैं। कंप्यूटर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? तो हम चलते हैं फिर से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो कोष का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिए। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जिस सिद्धांत दिया, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होती हैं। उसके बाद कोशिका जीवन की मूल इकाई है। उसके बाद है नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है। जी किसने दिया? ये बिरखो ने कहा था। रुडोल्फ रुडोल्फ बिरखो ने।
ये मैथियान स्लाइडन बने हैं, ठीक है। सियोडोर स्वान ये हैं रुडोल्फ विर्खो। उसके बाद ईजे सिद्धांत दिया गया है कि ये एक पहले कोशिका है, नई कोशिका, ठीक है, सॉरी पुरानी कोशिका है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ये इसका अलग अलग पार्ट में बट रही है, उसके बाद दो पार्टों में बढ़ गई, यानी कि दो पार्टों में एक न्यू कोशिका का निर्माण हो गया। यह सिद्धांत किसने बताया? ये रुडोल्फ विर्खो ने बताया। अब चलते हैं आगे, हम चीज़ों को समझते हैं। अब हम समझते हैं कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कोशिका होती है। तो दो प्रकार की बेसिकली कोशिका होती है। पहली आ जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी आ जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी, ये यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। तो हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, डीएनए खुला रहता है, यानी कि डीएनए ओपन होता है इसमें, ठीक है। झिल्लीदार कोशिकांग नहीं होती हैं। उसके बाद आकार इनका छोटा होता है, स्मॉल साइज की होती है प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। यहाँ देख सकते हैं, जो बैक्टीरिया में बेसिकली ये बना है, इसमें वैसे न्यूक्लियस नहीं होता है, जो केंद्रक होता है बैक्टीरिया में नहीं होता है, ये साइनोबैक्टीरिया हो गया। अब हम यूकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, जैसे ये केंद्रक दिख रहा है आपको, स्पष्ट केंद्रक इसमें होता है। झिल्लीदार कोशिकांग होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बड़ा आकार होता है, तो इसका मतलब ये सेल होता है ना, ये कोशिका का ये बड़ा आकार होता है, बिग साइज में होता है। जैसे कि पौधे हो गए, जंतु हो गए, कवक हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, इनकी कोशिका जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, बड़े साइज की आकार की है। जैसे ये पौधे में देख सकते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। उसके बाद जंतु कोशिका में झिल्ली, उसके बाद कवक हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं आगे, अपनी चीज़ें समझते हैं। आप अगर तसल्ली से वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं डायग्राम के साथ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और एंड तक वॉच करना है, ठीक है। अब हम कोशिका के मुख्य भाग देखते हैं, कोशिका के मुख्य भाग जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति जो बाहरी परत होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर होती है थोड़ी, ठीक है। उसके बाद कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जी इसका ये होता है जो द्रव्य टाइप का जो अंदर फिल हो रहता है। उसके बाद न्यूक्लियस, जो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है वो होता है न्यूक्लियस केंद्रक। तो ये कोशिका के मुख्य पार्ट हो गए। उसके बाद हम कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा देखते हैं अंदर करके डिटेल में इस कोशिका भित्ति को, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में केवल पादप कोशिका में होती है, जो कोशिका भित्ति होती है केवल पादप कोशिका में होती है, प्लांट्स वगैरह में, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, तो सेलुलोज से बनी है होती है, ये आपको ध्यान करना है। ये कठोर एवं निखरजीव होती है। उसके बाद है सुरक्षा और आकार प्रदान करती है, मतलब सेफ्टी प्रदान करती है सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ फिगर देख सकते हैं कि कोशिका पहले झिल्ली होती है, उसके बाद ये प्राइमरी झिल्ली, फिर यहाँ फिर बाद में होती है हार्ड टाइप की, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक पॉइंट यहाँ दिया गया है कि कोशिका भित्ति पौधों को मजबूती, सुरक्षा और निश्चित आकार प्रदान करती है। अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। मतलब सेल वॉल हमने पढ़ लिया, तो अब क्या आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी कोशिकाओं में होती है, मतलब कोई भी हो, मतलब कैसी भी हो, सभी कोशिकाओं में होती है कोशिका झिल्ली। जीवित एवं लचीली होती है, लचीली के मतलब सॉफ्ट टाइप की, ठीक है। जीवित और लचीली होती है। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। क्या बनी होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। उसके बाद यह अर्धपारगम यानी सेमी परमेबल होती है। मतलब अर्धपारगम का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं देख सकते, मतलब कि थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा पारदर्शी टाइप की होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ प्रोटीन दिख रहा है आपको, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला, उसके बाद लिपिड दिख रहा है आपको, उसके बाद है यहाँ लिपिड देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये अंदाजा लगा सकती हैं मतलब कोशिका झिल्ली इस टाइप की होती है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में। तो कोशिका का जेली जैसा जो भाग होता है
वो कोशिका द्रव्य होता है, नहीं साइटोप्लाज्म। आप देख सकती हैं यहाँ जेली जैसे ये पदार्थ ये भरा है, तो यहाँ जूम करके दिखाया है। तो जेली जैसे जो पदार्थ होता है तो वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सभी कोशिकांग इसी में पाए जाते हैं। जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, ठीक है, राइबोसोम वगैरह हो गए, तो ये सब होते हैं ना इसी मतलब कि में पाई जाती हैं। अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं यही होती हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं यही होती हैं अधिकतर, ठीक है। 2 पॉइंट हैं उनके बारे में हम देखते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका की सुरक्षा करती है और पदार्थों का आवागमन नियंत्रण करती है। एक पॉइंट और आ जाता है, कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में ही सभी कोशिकांग होते हैं और अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो आप यहाँ न्यूक्लियस देख तक सकते हैं। तो मतलब केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, मतलब कंट्रोल करता है कोशिका को, ठीक है। उसके बाद केंद्रक में डीएनए एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद केंद्रक आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण करता है। केंद्रक के कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली, उसके बाद है केंद्र द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, उसके बाद है क्रोमैटिन, ठीक है, देख सकते हैं। तो इनका क्या कार्य है वो भी हम देखते हैं। जैसे कि केंद्रक झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है जो केंद्रक की सुरक्षा करती है। उसके बाद ये केंद्र द्रव जेली जैसे द्रव्य जिनमें अन्य संरचनाएं स्थित होती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखाए, ठीक है। उसके बाद है जो न्यूक्लियस होता है, गोलाकार संरचना जो आरएनए का निर्माण करती है और राइबोसोम बनाने में सहायक होती है। उसके बाद है क्रोमेटिन, डीएनए और प्रोटीन का जेलीनुमा पदार्थ जो गुणसूत्रों का निर्माण करता है। यहाँ हम थोड़ी फिगर में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये आपको दिख रही है। उसके बाद है न्यूटोप्लाज्म केंद्र द्रव्य यानी कि जेली जैसा जो द्रव्य यहाँ जो फिल रहता है, तो जिसमें अन्य संरचनाएं स्थित होती हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस में देख सकते हैं जो अंदर का पार्ट है ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो आरएनए का निर्माण करता है और राइबोसोम बनाने में सहायक होता है। उसके बाद है क्रोमेटिन यानी कि डीएनए और प्रोटीन का जालीनुमा पदार्थ जो गुणसूत्रों का निर्माण करता है। जो जेलीनुमा जो पदार्थ है जो मतलब कि और जो गुणसूत्रों का निर्माण करता है। अब आप समझ गए हो इतनी चीज़ को, तो अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। एक पॉइंट और आ जाता है, इस पॉइंट को हम देखते हैं। ये दिया गया है केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन है जो सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है और आनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखता है। जैसे पीढ़ी दर जो पीढ़ी जानकारी पहुंचती है उसे ये सुरक्षित रखता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, यानी क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र के बारे में देखने वाले हैं, गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। तो गुणसूत्र क्या है सबसे पहले यह देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स केंद्रक में पाए जाने वाली धाग्यनुमा संरचना है जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इनमें जीवों की आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स जानकारी सुरक्षित रहती है। जैसे कोई पिता होता है तो उसका जेनेटिक्स उसके बच्चों में जाता है, तो ऐसे ही गुणसूत्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके मुख्य कार्य मतलब देखते हैं किसके क्रोमोसोम्स के। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। उसके बाद कोशिका विभाजन के समय डीएनए का समान वितरण करना। उसके बाद है जीन को धारण करना। उसके बाद है जीव के विकास विकास एवं लक्षणों को नियंत्रण करना। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो हम कुछ चीज़ों को और देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ठीक है। तो मानव में आपसे पूछ ले कि कितने गुणसूत्र हैं, तो आप बताएंगे ये 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। जोड़ी में कभी कभी पूछता है कितनी जोड़ी होती हैं, तो आप जोड़ी में पूछे तो आप 23 जोड़ी बताएंगे। उसके बाद जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणु या अंडाणु में अगर पूछ लिया आपसे तो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी नहीं 23 गुणसूत्र होते हैं जनन कोशिकाओं की बात करें तो आपसे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट शरीर की समान कोशिकाओं में
46 गुणसूत्र होते हैं। जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, समान कोशिकाएं, उनमें 46 गुणसूत्र ही होते हैं। उसके बाद गुणसूत्रों पर जीन पाई जाती हैं। अगर अगर आपसे पूछे जीन कहाँ पर पाए जाती हैं, ये गुणसूत्रों में पाई जाती हैं, यानी क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो यहाँ आप क्रोमोसोम्स का फिगर देख सकते हैं। ठीक है, ये केंद्रक यहाँ यहाँ जो होते हैं ना, केंद्रक से मिलकर बने होती हैं। केंद्रक डीएनए जो आनुवंशिक जानकारी जो भेजता है, उससे ये मिलकर बने निर्माण होता है क्रोमोसोम्स का। उसके बाद इसके बाद आगे देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डीएनए और आरएनए में हम किसको पढ़ने वाले हैं? डीएनए को पढ़ने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले तो। डीएनए वह आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें जीव के सभी वंशानुगत गुण सुरक्षित रहती हैं। इतनी बात आप समझ गए हो। तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या आ जाता है? आनुवांशिक सूचना का संग्रहण करना, प्रोटीन निर्माण का निर्देश देना, उसके बाद कोशिका विभाजन में भाग लेना, नई पीढ़ी तक आनुवांशिक गुण पहुंचाना। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। खोज किसने की थी डीएनए की? तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी 1869 में। अगर आपसे पूछ ले डीएनए की डबल हेक्सेल संरचना, ये वाला क्वेश्चन पूछता है, डबल हेक्सेल संरचना वाला इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। डबल हेक्सेल संरचना किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है मुख्यतः मतलब केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम डीएनए की, जैसे कि ये संरचना दिख रही है आपको, जो फास्फेट समूह, उसके बाद डी ऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है इसमें, नाइट्रोजन बेस क्षार पाए जाते हैं इसमें। तो अब हम ये बहुत आपसे पूछता है कि जो डीएनए में कौन कौन से क्षार पाई जाती हैं, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है एडेनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। तो आपको ध्यान करना है एटीजीसी यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, आपको ध्यान करना है। और उस आरएन में आपसे पूछ ले तो जो थाइमिन होता है ना, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है और बाकी 3 जो क्षार होती है ना, वो सेम होती हैं। हम आगे चलते हैं, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है आपसे, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। उसके बाद हम आरएनए पढ़ने वाले हैं अब। तो आरएनए क्या है, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है। आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायता करने वाला न्यूक्लिक अम्ल है। एक तो यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करने वाला न्यूक्लिक अम्ल है। उसके बाद मुख्य कार्य क्या है इसका? डीएनए से सूचना लेकर प्रोटीन बनाना, उसके बाद कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कराना। उसके बाद आरएनए के प्रकार कौन कौन से हैं? बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ठीक है, आरएनए। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं अंदर चल के। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, यानी कि डीएनए से सूचना लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है। उसके बाद है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, यानी कि अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। उसके बाद है आरएनए राइबोसोमल आरएनए, यानी कि राइबोसोम का मुख्य संरचना घटक होता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इतनी बात आप समझ गए होंगी, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ये नाइट्रोजन बेस होता है, राइबोस शुगर होती है, फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। उसके बाद एक चीज और जाननी जरूरी है कि इसमें संरचना कैसी होती है। इसमें सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर होती है। उसमें मतलब डीएनए में कैसी होती है? डबल एक्सेल संरचना स्ट्रक्चर होती थी, इसमें सिंगल। उसके बाद हम देखने वाले हैं इनमें कौन कौन सी नाइट्रोजन बेस पाई जाती है क्षार। तो एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, मतलब कि उसमें अगर डीएनए में आपसे पूछ ले तो वहाँ थाइमिन था यूरेसिल की जगह, इसमें यूरेसिल आ जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक फटाफट जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको सारे वीडियो देखने प्लेलिस्ट जाकर बायोलॉजी के
तसल्ली से कंप्लीट करनी है पूरी बायोलॉजी, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में हम थोड़ा डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है, कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, उसके बाद है इसमें शर्करा कौन सी होती है ये देखेंगे, नाइट्रोजन बेस देखेंगे, इसमें मुख्य कार्य देखेंगे। तो इसमें संरचना कैसी होती है, डबल हेक्सल होती है, किसने, डीएनए में। आरएनए में सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसमें ये डबल दिख रही है आपको, इसमें से सिंगल दिख रही है। उसके बाद है इसमें शर्करा कैसी होती है, किसमें, आर डीएनए में। तो डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है ओनली। उसके बाद नाइट्रोजन बेस, इसमें थाइमिन होता है, वो तो होती हैं सब मिलकर। इसमें थाइमिन मतलब कि आपको याद करना है एक्स्ट्रा। इसमें यूरेसिल होता है, तो इसमें यूरेसिल आ जाएगा, इसमें थाइमिन। उसके बाद इसमें मुख्य कार्य देखना है, आनुवांशिक सूचना रखता है, तो जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। उसके बाद है इसमें प्रोटीन संश्लेषण करता है, कौन, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब ये आपको समझ गए होंगे, तो अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को देखते हैं। अब सबसे बेहतरीन टॉपिक आता है सेल ऑर्गन सॉरी कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनिज्म सॉरी ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं कोशिकांग के बारे में। तो सबसे पहले यह देखते हैं कोशिकांग क्या है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विशेष भाग जो अलग अलग कार्य करते हैं कोशिकांग कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम है, गल्जी बॉडी हो गई, इनके बारे में हम निचोड़ अब तैयार करने वाले हैं, एक एक करके डिटेल सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का हम थोड़ा फिगर देखते हैं, इस चीज़ों को समझते हैं जूम करके, ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आए। तो जैसे आपको यहाँ डीएनए दिख रहा है, ये मतलब कि ये संरचना टाइप की, तो ये डीएनए हो गया, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले देखते हैं जो जो ये परत होती है, जो बाहरी वाली परत, ये आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो आपको जो बाहरी वाली परत दिख रही होगी, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, यानी बाह्य झिल्ली। और ये होती है आंतरिक झिल्ली, ये मतलब कि जो इससे बनी होती है ना, ये आंतरिक झिल्ली होती है, ये वाली परत होती है, ये आंतरिक। और ये क्रिएस्टा यानी आंतरिक झिल्ली की मोड़दार संरचना है। ये जो संरचना होती है, ये मोड़दार संरचना है, इसे क्या कहते हैं, ये क्रिस्टा कहती हैं, ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद मैट्रिक्स, यह द्रव द्रव भाग है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। जो यहाँ द्रव जैसा जो पार्ट भरा रहता है ना, ये तो ये मतलब कि मैट्रिक्स होता है, ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद राइबोसोम, ये आपको छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। आप समझ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊपर ऊपर से। तो हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। एटीपी का निर्माण करता है, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछ ली एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है, मतलब इसका डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिकीय श्वसन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन करना है। उसके बाद एटीपी ऊर्जा बनाना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा बनाना। अगर आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने की थी। उसके बाद नाम किसने दिया था, कार्ल बेंडा ने दिया था। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो एक पॉइंट और आ जाता है, ये आप हटा दो, यह कोशिका की ऊर्जा बनाने वाली फैक्ट्री है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, हम पहले भी बता चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं आगे, अब हम राइबोसोम का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर पहले आप देख सकती हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये लार्ज सब यूनिट होती है, ये स्मॉल सब यूनिट होती है, दो पार्टों में बेसिकली बटी होती है। तो ये बड़ी उप इकाई होती है, ये छोटी उप इकाई होती है, ठीक है। ये राइबोसोम का फिगर आ जाता है। तो सबसे पहले इसका हम परिचय देखते हैं राइबोसोम का। तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। ये इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही, अब आपको कोई भी स्किप नहीं करके जाना, पेपर में ये कहीं ना कहीं से पूछ ही लेता है। आप एक बार तसल्ली से कोर्स करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शानदार तरीके से मैं फिगर में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वो सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगला पॉइंट आ जाता है, सबसे छोटा कोशिकांग है क्या, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है सेल में।
उसके बाद झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली इस रहित का मतलब झिल्ली नहीं होती है। उसके बाद खोज किसने की थी? जो की थी जॉर्ज प्लाडे ने की थी खोज, किसकी? राइबोसोम की। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में 70S तथा यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार की राइबोसोम पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे वो उसमें 70S राइबोसोम पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कैसी किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात सब समझ गए होंगे। तो अब हम चीज़ें देखते हैं। तो ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है यहाँ से भी इससे, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण। उसके बाद यहाँ 70S राइबोसोम बना है, यहाँ 80S राइबोसोम बना है। 70S राइबोसोम में यहाँ 30S होता है नीचे का पार्ट, ऊपर का 50S पार्ट होता है। यहाँ नीचे वाले में ये 40S होता है 80S राइबोसोम में, यहाँ 60S राइबोसोम होता है। आप यहाँ ऐसा मत करो कि 50 और 30 जोड़ दिया आपने तो कहीं 70 नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ आप जोड़ रहे होंगे कि 60 40 80 क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं ये 70S राइबोसोम, और यूकैरियोट में पाई जाती है 80S राइबोसोम। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम एक चीज़ और ध्यान करते हैं। ये हटा दो, इसको कोई ज़रूर नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। राइबोसोम को हमने कवर कर लिया। अब हमने पढ़ने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक किसका पार्ट है? ये मतलब कोशिकांग का पार्ट है। दो चीज़ें हमने पढ़ ली, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ली, राइबोसोम पढ़ लिया, तीसरी नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसिकली इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का। मतलब कि रफ ईआर और स्मूथ ईआर, मतलब कि दो प्रकार में बटा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ, पहले हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यहाँ आप छोटे छोटे पार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, हम मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ जी छोटे छोटे जो बिंदु दिख रहे हैं ना, ये जो होते हैं राइबोसोम होते हैं, इस वजह से ये रफ होता है। उसके बाद यहाँ आप स्मूथ मतलब कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में देख रहे होंगे कि यहाँ ये छोटी छोटी जो राइबोसोम है यहाँ पे जो नहीं है, तो इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इस समझ गए हैं तो हम अपनी चीज़ों को समझते हैं। यह कोशिका के अंदर नलिकाओं का जाल होता है। उसके बाद है प्रकार, इसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। तो राइबोसोम इस उपस्थित होता है तो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम में क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। तो ये भी हो जाएगा कि प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम उपस्थित होता है रफ में। उसके बाद स्मूथ में क्या होता है? राइबोसोम अनुपस्थित होता है जिससे प्रोटीन का निर्माण फिर हो नहीं सकता है। तो क्या करता है? ये वसा यानी लिपिड का निर्माण करता है। एंडो मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम विषैले पदार्थों का अपघटन करता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं। तो मुख्य कार्य इसका क्या है? किसका? मतलब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का पदार्थों का परिवहन करता है, प्रोटीन एवं वसा का निर्माण करता है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। उसके बाद कोशिकांग के हम गोल्जी बॉडी जो पार्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो गोल्जी बॉडी में ये हम कुछ फिगर से थोड़ा देखते हैं कि फिगर इस प्रकार का होता है गोल्जी बॉडी का। ठीक है, तो ये होता है परिवहन वेसिकल। उसके बाद सिस फेस होता है ये, मोटा मोटा आप देख सकते हैं। ये सिस्टर्नी, ये पॉइंट आपको ध्यान करना है। जो चपटी जो थैलियाँ होती हैं, ये पूछता चपटी थैलियाँ जो उभरी हुई होती हैं उसको क्या कहते हैं? ये सिस्टर्नी कहते हैं। ये ट्रांसपेस होता है जो निर्गमन का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इससे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है गोल्जी बॉडी का? ये प्रोटीन एवं वसा की पैकिंग करता है। उसके बाद ये सेक्रीशन करता है, स्राव करना इसका कार्य है। उसके बाद लाइसोसोम का निर्माण करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। अगर आपसे मतलब गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो ये आप बताइए कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। अब हम चलते हैं, गोल्जी बॉडी को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले लाइसोसोम को पढ़ने वाले हैं। वहाँ आपने हमने पढ़ा था राइबोसोम, यहाँ लाइसोसोम आ गया। ठीक है, तो लाइसोसोम का मोटा मोटा स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम। ठीक है, तो एकल झिल्ली हो गया, पाचन एंजाइम, उसके बाद आंतरिक द्रव देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका परिचय देखते हैं। इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है।
ठीक है, कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है इसे। पाचन एंजाइम से भरी थैली होती है, ठीक है, पाचन एंजाइम से ये फट जाती है, ठीक है। उसके बाद है मुख्य कार्य इसका क्या है, पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करना है इसका कार्य। उसके बाद बाहरी हानिकारक पदार्थों का पाचन करना। उसके बाद कोशिका की सफाई करना। उस तो इतनी बात सब समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं लाइसोसोम के बाद हम चलते हैं वैक्यूल पढ़ते हैं। जो भी मतलब कि सेल ऑर्गन का पार्ट है कोशिकांग का, वैक्यूल। तो वैक्यूल ये आप देख सकते हैं जो ये पदार्थ सा होता है, ठीक है। तो कोशिका में संग्रहण करने वाला थैलीनुमा संरचना होता है। जो थैलीनुमा संरचना होता है इसकी, तो कोशिका में संग्रहण करने वाली थैलीनुमा संरचना होती है ये वैक्यूल। तो महत्वपूर्ण जो फैक्टर देखते हैं, पादप कोशिका में यह बड़ा होता है, जंतु कोशिका में यह छोटा होता है, ठीक है। तो वैक्यूल यहाँ बना है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य देखते हैं वैक्यूल का। तो जल एवं भोजन का संग्रहण करता है, अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करता है, कोशिका में दावा यानी कि टर्गर प्रेशर बनाए रखता है, जो प्रेशर बनाए रखता है कोशिका में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। अब हम प्लास्टिड पढ़ते हैं। ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, यहाँ से एग्जामिनर बार बार प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है प्लास्टिड, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिड के प्रकार क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। तो हम सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट देखते हैं ऊपर ऊपर से, फिर इनके बारे में हम डिटेल से बाद में अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में यह कलर हरे रंग का होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण करता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल की मदद से करता है। उसके बाद इसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना है। क्रोमोप्लास्ट जैसे कि लाल, पीला, नारंगी रंग का प्रदान करता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होता है, जिसमें कोई रंग नहीं होता है। जैसे भोजन, स्टार्च, तेल, प्रोटीन का संग्रहण करता है। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सभी दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं, जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट को देखेंगे अलग अलग करके। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जो कि सेल ऑर्गेन्स का ही पार्ट है, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट आ जाता है। लाल, पीला एवं नारंगी रंग प्रदान करता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। इसमें विभिन्न कैरोटिनाइड वर्णक पाए जाते हैं। अब हम देखने वाले ये एग्जाम में पूछता है आपसे कि जो टमाटर का लाल रंग है वो किस की वर्णक के कारण आता है, किस पिगमेंट के कारण आता है, या गाजर का रंग किस पिगमेंट के कारण आता है। तो यह हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले जो टमाटर और तरबूज का लाल रंग है वो किसके कारण आता है, ये लाइकोपीन के कारण आता है, ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद आपसे पूछ गाजर और कद्दू का जो नारंगी रंग आता है वो किसके कारण आता है, ये आता है कैरोटीन के कारण। उसके बाद जो मक्का और पीले पत्ते का जो पीला रंग होता आता है वो किसके कारण होता है, ये ज़ैंथोफिल के कारण होता है। उसके बाद लाल शिमला मिर्च देख सकते हैं, तो ये किसके कारण, ये कैप्सेथिन के कारण। उसके बाद जो लाल मिर्च में जो गहरा लाल रंग होता है वो किसके कारण, ये कैप्सोरुबिन के कारण। किसके कारण? कैप्सोरुबिन के कारण। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। अब हम ल्यूकोप्लास्ट को पढ़ने वाले हैं, ल्यूकोप्लास्ट को, ठीक है। तो यह रंगहीन यानी कलरलेस प्लास्टिड है। भोजन का संग्रहण करता है। मुख्यतः जड़ों में, कंदों में और बीजों में पाया जाता है। यह अभी आपसे पूछता है ऑप्शन में, जड़ों में, कंदों में और बीजों में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। उस ठीक है। तो जैसे कि पहले ही आता है एमियोप्लास्ट, सॉरी, एमलोप्लास्ट। एमलोप्लास्ट ये क्या करता है, क्या संग्रह करता है, ये स्टार्च संग्रह करता है, जैसे कि आलू में एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एलियोप्लास्ट तो ये तेल का संग्रह करता है, जैसे कि सरसों, मूंगफली, नारियल, ठीक है। ये एमिलियोप्लास्ट हो गया, इसमें तेल आ जाएगा। तो ठीक है, जो प्रोटीनोप्लास्ट आ गया, ठीक है।
एलियूरोप्लास्ट, यानी कि एलियूरोप्लास्ट को प्रोटीनोप्लास्ट करती हैं, जिसमें क्या संग्रह करता है, ये प्रोटीन संग्रह करता है। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, इसकी दाल आ गई, मटर आ गया, चना आ गया, दाल मटर चना। तो आप समझ रहे हो बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट के बारे में भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको भी आपको टॉपिक को स्किप नहीं करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि कोशिका विभाजन क्या है। जब एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं नई कोशिकाएं बनाती है, तो इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे कि ये मात्र कोशिका, जैसे मात्र कोशिका जो पहले कोशिका उसको मात्र कोशिका कहें, तो मात्र से ही तो निर्माण होता है। तो उसके बाद विभाजन प्रक्रिया, यहाँ विभाजन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। उसके बाद जो दो नई कोशिकाओं में इसका विभाजन हो गया, किसका, मात्र कोशिका का, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है सेल डिवीजन का, शरीर की वृद्धि करना। जैसे कि कहीं कट हो गया तो उसकी मतलब सेल्स में वृद्धि करना, तभी तो वो फिल होगा पूरा, ठीक है। जो उसके बाद क्षति है तो ऊतकों की मरम्मत, जैसे इसमें छोटा शरीर है तो बड़ा करना, उसमें सेल्स और चाहिए। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, उसे भरना घाव को, ठीक है। उसके बाद है नई कोशिकाओं का निर्माण करना, यानी कि फॉर्मेशन। उसके बाद जनन यानी कि रिप्रोडक्शन करना। अब आप समझ गए होंगे सेल डिवीजन क्या है। तो अब सेल डिवीजन को हम इनके प्रकार देखने वाले हैं एक एक करके, क्योंकि एग्जाम में पूछता है एमिटोस माइटोसिस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अमाइटोसिस के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट सेल डिवीजन, यानी कि यह प्रत्यक्ष कोश का विभाजन है। इसमें स्पंडल तंतु नहीं बनते हैं, मतलब केंद्रक सीधे दो भागों में विभाजित हो जाता है। यह सरल एवं दुर्लभ प्रकार का विभाजन है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। जैसे ये मात्र कोश का आपको दिख रही है, केंद्र का विभाजन हो रहा है दो पार्टों में, यहाँ दो पार्टों में संकृजन प्रक्रिया हो गई और दो नई कोशिकाएं डेवलप हो गई। जैसे कि बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, कुछ प्रोटोजोआ आ जाते हैं, वृद्ध या अस्थायी कोशिकाएं। आप जैसे कहेंगे कि बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर इसका कैसा विभाजन होता है, तो ये होता है बाईफ्यूजन के द्वारा होता है, यानी द्विविखंडन के द्वारा होता है। इतनी बात आप को ध्यान करना है। बेसिकली इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोटो एग्जाम्पल और आ जाते हैं, वृद्धि या अस्थायी कोशिकाएं भी इसमें एग्जाम्पल आ जाती हैं। इसको पढ़ने के बाद एमाइटोसिस पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में, ठीक है। माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस क्या है, यह ऐसा कोश का विभाजन है जिसमें एक मात्र कोशिका यानी मदर सेल से दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे पूछता है। तो इसमें मतलब कितनी मतलब कि पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं एक मात्र मतलब की कोशिका से, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता देखते हैं, शरीर कोशिकाओं में होता है। उसके बाद गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, मतलब जितनी मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या है, उतनी ही मतलब पुत्री कोशिकाओं में भी कोशिका मतलब गुणसूत्र की संख्या रहेगी, समान रहेगी। उसके बाद एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, एक मात्र सेल से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है ये माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि माइटोसिस के हम जो चरण देखते हैं, PMAT, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। तो इन प्रोसेस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेज को देखते हैं। प्रोफेज को तो पहले गुणसूत्र मोटे एवं स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद केंद्रक झिल्ली समाप्त होने लगती है, जो केंद्र की झिल्ली होती है समाप्त होने लगती है। उसके बाद स्पंडल तंतु बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र कोशिका के मध्य मतलब इक्वेटर पर अव्यवस्थित होते हैं, तो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर विपरीत ध्रुव में चले जाते हैं, ये विपरीत ध्रुव में यहाँ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एनाफेज के बाद टेलोफेज देखते हैं। नई केंद्रक झिल्ली बनती है, तो नई केंद्रक झिल्ली बनती है। अंत में साइटोकिनेसिस होकर दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इसके मदर सेल के बाद दो पुत्री कोशिकाएं बनी, सेल में डेवलप हो जाती है, पूरा प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे चीज़ को देखते हैं। अब हम माइटोसिस पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं
मियोसिस के बारे में। इसमें जो थोड़ा सेम ही होता है मियोसिस और माइटोसिस, थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। मैं डिफरेंस आपको क्लियर बताऊँगा। आपको यहाँ देखकर कोई घबराना नहीं है, मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा पहले से ज़ूम कर लेता हूँ। तो मियोसिस के बारे में, मियोसिस क्या है? यह ऐसा कोश का विभाजन है जिसमें एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएँ बनती हैं तथा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। तो सबसे पहले तो यही डिफरेंस आता है कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर होता है। तो माइटोसिस में बता दूं तो गुणसूत्र की संख्या समान होती है, जितनी मात्र सेल में होती है उतनी पुत्री सेल में भी जाती हैं गुणसूत्र, समान गुणसूत्र होते हैं। और एक मात्र सेल से उसमें 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और म्यूसिस में क्या होता है, एक मात्र सेल से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मात्र सेल से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। केवल जनन कोशिकाओं में होता है, केवल यह जनन कोशिकाओं में होता है। गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। एक एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक्स वेरिएशन उत्पन्न होता है, यानी वेरिएशन मतलब कि डिफरेंस उत्पन्न होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं मियोसिस के चरण। तो आप कहेंगे कि मतलब कि मतलब इसमें भी यही प्रोसेस हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। माइटोसिस में भी हुआ था, इसमें भी हो रहा है। तो जो माइटोसिस में हुआ था वो एक चरण में हुआ था। इसमें दो बार प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, तो एक बार प्रोफेज वन होता है और उसके बाद मेटाफेज वन होता है, एनाफेज वन होता है, टेलोफेज वन होता है। ठीक है, इसमें समजात गुणसूत्र अलग होते हैं और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। उसके बाद हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हमने देखा यहाँ क्या देखा, मायोसिस रिडक्शनल डिवीजन देखा। उसके बाद हम माइसोसिस 2 में देखने वाले हैं एक कोटियोनल डिवीजन, यानी कि 2 बार इसका होता है। जैसे कि यहाँ प्रोफेज 2 होने लगा, मेटाफेज 2 होने लगा, एनाफेज 2 होने लगा, टेलोफेज 2 होने लगा, अंत में 4 पुत्री कोशिकाएं बनी। ठीक है, इसमें सिस्टर्न क्रोमेटिड अलग होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है जो पहले ही आधी हो चुकी थी। मतलब यहाँ जो आधी हो चुकी थी यहाँ समान रहती है, लेकिन ठीक है, तो ओवरऑल अंत में क्या होगा, आधी होगी गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूँ माइटोसिस और मियोसिस में कि आप कंफ्यूज ना हो। तो माइटोसिस में जो PMAT यानी कि पैराफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, एक बार होता है इसका प्रोसेस। और मियोसिस में 2 बार प्रोसेस होता है इसका। उसके बाद इसमें माइटोसिस में 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं एक मदर सेल से। इसमें 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं एक मदर सेल से। ठीक है, इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है इसमें माइटोसिस में, और म्यूसिस में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ये आपको पॉइंट करना, अब इतनी भी पॉइंट आप ध्यान कर लेंगे ना तो ये भी आपको सफिशियंट रहेगा। और इनके नाम भी आपको ध्यान करना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अब हमने ओवरऑल सब कुछ पढ़ लिया। तो जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए उनको मैं लेकर आया हूँ, जो हमारे 23 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 21 सॉरी। तो सबसे पहले आता है कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूबन हॉक ने। केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। आप फिगर भी देखते जाएं, आपको क्लियर होगा क्वेश्चन ध्यान करने में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सेल थ्योरी किसने दी, मतलब कोश का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने। नई कोश का मतलब कि जो नई सेल्स होती हैं पुराने सेल्स से मतलब कि डेवलप होकर ही बनती हैं। तो ये किसने दिया था, ये बिरखो ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम हो जाएगी। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। ठीक, उसके बाद है किस चेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कंट्रोल सेंट्रल मतलब कि मतलब कंट्रोल कौन करता है सेल को, तो ये केंद्रक करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछ ले तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। उसके बाद
सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछ ले तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन भी कहते हैं इसे। अगला पॉइंट है सबसे छोटी कोशिका आपसे पूछ ले ये प्लाज्मा हो जाएगा। अगला पॉइंट है मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं ये 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी में आपसे पूछ ले तो 23 जोड़ी बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मानव जनन कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं ये 23 होते हैं, जोड़ी नहीं ओनली गुणसूत्र होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मानव जनन कोशिका में गुणसूत्र की बात कर रहा है। उसके बाद है डीएनए की संरचना किसने दी ये वाटसन और क्रेक ने दी 1953 में। उसके बाद कोशिका है यह जीवन की मूल इकाई है कोशिका। उसके बाद कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। उसके बाद कोशिका झिल्ली ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, कोई भी हो या मतलब प्लांट सेल हो या फिर जंतु सेल हो सब में पाई जाती है। उसके बाद एटीपी का निर्माण कहाँ होता है ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है। और एटीपी का आज से फुल फॉर्म पूछ ले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। एटीपी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी हिस्ट्री मतलब बायोलॉजी कंप्लीट करना हो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैं पूरी मतलब कि साइंस को कवर कर रहा हूँ, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।